बोरवेल वाला भूत। कहानी है पूना की। रश्मि और निखिल पति पत्नी थे। सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे और शहर से बाहर किराए के फ्लैट में रहते थे। ओहो, घंटों ट्रैवलिंग, ऊपर से फ्लैट का किराया। इसे तो अच्छा है पूना में ही कोई घर खरीद ले, अब तो सेविंग भी काफी है। रश्मि की बात मानकर निखिल ने घर खरीदने का फैसला किया और अपने दोस्त की मदद से सदानंद नाम के आदमी से मिला जो घर बेचना चाहता था। देखिए, प्रभात रोड पर ही बड़ा सा घर है। वैसे तो चाचा का है, पर चाचा निसंतान थे तो घर मुझे देकर गुजर गए। मैं यूएस शिफ्ट हो रहा हूँ तो बेच रहा हूँ। रश्मि और निखिल ने घर देखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उन्होंने घर खरीद लिया और सदानंद यूएस चला गया। कुछ दिन बीत गए। रश्मि और निखिल नए घर में सेटल हो गए थे। उनका डेली रूटीन भी अच्छा चल रहा था। एक रात रश्मि और निखिल सो रहे थे कि अचानक एक आवाज से रश्मि जाग गई। आवाज काफी भयानक थी। सदानंद, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। आवाज के प्रभाव में आकर रश्मि बिस्तर से उठी और चलते चलते एक कमरे के सामने आकर रुक गई। कमरे का ताला अपने आप टूट गया, दरवाजा भी अपने आप खुल गया और रश्मि कमरे में आई। कमरे के बीच में बड़ा सा बोरवेल था जिसमें से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक रश्मि की पीठ पर किसी ने हाथ रखा। रश्मि ने पीछे देखा तो निखिल खड़ा था। रश्मि, यहाँ क्या कर रही हो? निखिल का ध्यान बोरवेल पर जाते ही वो चौंक गया। सदानंद ने हमें बताया क्यों नहीं किस कमरे में बोरवेल है? हमने भी ये कमरा कभी ठीक से नहीं देखा। रश्मि नॉर्मल होकर बात करने लगी। बोरवेल है तो अच्छी बात है, पानी की झंझट ही खत्म हो गई। फिर तो दूसरे दिन रश्मि निखिल के साथ जॉब पर तो गई, पर उसका रवैया ही बदल चुका था। लंच ब्रेक में किसी को बताए बिना वो चुपचाप घर लौट आई और बोरवेल के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बाहर निकालो। रश्मि ने बोरवेल का स्विच ऑन किया और गार्डन में आकर बोरवेल का पानी पेड़ पौधों को देने लगी। पानी से सारे कॉलोनी में दुर्गंध फैल गई। लोग नाक मुंह बंद करके घरों से बाहर निकले तो दुर्गंध बढ़ गई। लोगों ने नोटिस किया कि रश्मि दुर्गंध वाले पानी से गार्डन भिगो रही है। लोग चिल्लाते हुए रश्मि की तरफ भागे। अरे ये पानी सड़ चुका है, रुक जाओ। लोगों की बात सुनकर रश्मि जोर जोर से हंसने लगी और पानी की धार से उसने लोगों को भिगोना शुरू किया। दुर्गंध वाला पानी शरीर पर गिरते ही लोग भाग गए। शाम होते ही निखिल घर आया तो उसने देखा गार्डन के सारे पेड़ पौधे सूख चुके थे। निखिल गुस्सा हो गया और अंदर किचन में आया तो रश्मि खाना बना रही थी। क्या जरूरत थी कॉलोनी के लोगों के साथ बदतमीजी करने की? पागल कह रहे हैं तुम्हें? क्या जरूरत थी बोरवेल शुरू करने की? खाना बन गया है, मुंह हाथ धो लो। रश्मि की आवाज अजीब थी, मानो कोई पुरुष बात कर रहा हो। क्या हो गया है रश्मि? दोपहर में ऑफिस से भाग कर आ गई। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया है तुम्हारी तबीयत को? क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो? गहरी रात हो चुकी थी। निखिल सो रहा था। अचानक एक भयानक आवाज से उसकी नींद खुली। सदानंद, मैं आ गया हूँ। निखिल डर गया। उसने देखा तो बिस्तर पर रश्मि नहीं थी। अचानक उसकी नजर सीलिंग पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रश्मि ऊपर लटकी हुई भयानक भूत बन चुकी थी। जोर जोर से चिल्ला रही थी। मैं आ गया हूँ सदानंद, मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा कहकर रश्मि निखिल की छाती पर कूद पड़ी और उसने निखिल पर हमला किया। रश्मि छोड़ो, क्या हो गया है तुम्हें? रश्मि निखिल पर लगातार वार करती रही। निखिल ने रश्मि को फेंक दिया और भागता हुआ बोरवेल के कमरे में आ छिपा। निखिल ने मोबाइल निकालकर सदानंद को कॉल किया। सदानंद, क्या किया है तूने? मेरी बीवी पागल हो गई है, बार बार तेरा नाम ले रही है। और ये बोरवेल, ये सब क्या चक्कर है? सदानंद ने हंसते हुए कहा। माफ करना दोस्त, हुआ यूं कि मैंने चाचा की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और उन्हें मार के बोरवेल में दफना दिया। चाचा का भूत सता रहा था, इसलिए घर बेच के यूएस शिफ्ट हो गया। अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना इंडियन पुलिस ना इंडियन चाचा का भूत। ऐसा कहकर सदानंद ने फोन कट कर दिया
लेकिन सच सुनकर निखिल की हालत बिगड़ गई थी। मतलब चाचा का भूत रश्मि पर हावी है और मुझे सदानंद समझकर मारना चाहता है। तभी दरवाजा तोड़कर रश्मि अंदर आई और चिल्लाने लगी, मेरा घर, मेरी जायदाद हड़प कर मुझे बोरवेल में दफना कर। तू यहाँ छिपा है सदानंद, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चाचा, मैं निखिल हूँ, सदानंद नहीं। लेकिन रश्मि ने निखिल को बोलने का मौका नहीं दिया। उसने निखिल को पकड़ लिया, खींचकर बोरवेल के पास लाई और निखिल के साथ साथ उसने बोरवेल में छलांग लगाकर अपने साथ साथ निखिल की जिंदगी भी छीन ली। लालची चुड़ैल। चुड़ैल के सर पर शादी का भूत। गांव का एक नौजवान मदन रात्रि में अकेले अपने गांव जा रहा था। उसके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। प्यारे नौजवान, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुम कौन हो? मैं एक कुंवारी स्त्री हूँ। क्या तुम्हारा विवाह हो चुका है? नहीं। तुम मुझसे शादी कर लो। मेरी बात मानोगे तो माला माल हो जाओगे, और नहीं मानोगे तो कंगाल हो जाओगे। मैं कल तुम्हें सोच कर बताऊंगा। ठीक है, मेरी बात पर गौर करना। मैं तुम्हें सोने के झूले में झुलाऊंगी, स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान भी खिलाऊंगी, सुंदर सुंदर वस्त्र दिलाऊंगी और दुनिया की सैर कराऊंगी। दूसरे दिन। अरे यार रतन, कल रात मुझे एक चुड़ैल मिल गई थी। उसने मुझसे शादी करने की लालच में मुझे घेर लिया था। क्या बात कुछ आगे बढ़ी? अरे मजाक मत कर यार, किसी तरह से वहां से बचकर निकल पाया। उसने कहा शादी करोगे तो माला माल, नहीं करोगे तो कंगाल। तो कर लेना शादी, हो जा माला माल। कैसी बात कर रहा है तू? तू ही कर ले उससे शादी और हो जा माला माल। अरे भाई, मुझे भी उस चुड़ैल से बचाओ। उसके सर पर तो शादी का भूत चढ़ा हुआ है। तुझे कहाँ मिल गई वो चुड़ैल? शादी, माला माल, कंगाल, सोने का झूला, यही सब कहा होगा। हाँ हाँ, यही सब तो कह रही थी। उसके मुंह से शादी की लार टपक रही थी। कई घंटे तक मुझे जंगल में घुमाया, शादी का वादा किया तब ही बच पाया। बधाई हो, बधाई हो। अब मुहूर्त निकाल ले भाई। तू चुप कर। उसी रात चुड़ैल रतन को पकड़ लेती है। कहाँ जा रहा है राजा? मेरी बात सुन ले, आजा। दोनों शादी रचाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। मैं मुझे माफ कर दो। मेरी एक बात सुन लो। अपनी ही बिरादरी के किसी भूत से शादी कर लो। तुम इंसान हो, मेरी बात मानोगे। शादी के बाद मेरे आगे पीछे नाचोगे। भूत तो हमेशा अपनी मनमानी करेगा, मुझसे हमेशा आनाकानी करेगा। ठीक है, पंडित जी से जाकर बात करूंगा। फिर कल आकर तुमसे मुलाकात करूंगा। गांव के सारे कुंवारे मिलकर एक बहुत बड़े ऋषि की शरण में चले जाते हैं। हे ऋषिवर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो। कहो बच्चों, कैसे आना हुआ? ऋषिवर, एक चुड़ैल के सर पर शादी का भूत सवार है। वह हर कुंवारे से शादी करने को तैयार है। हम सभी को बहुत परेशान करती है। हमें उस चुड़ैल से बचाइए, कोई राह दिखाइए। मुझे उस चुड़ैल को यहाँ बुलाना होगा। इसके बाद उसका ब्याह रचाना होगा। इसका मतलब हम लोगों में से किसी एक को बलि का बकरा बनाया जाएगा, उसी के साथ उसका ब्याह रचाया जाएगा। नहीं नहीं, तुम लोग चिंता मत करो।
मैंने एक अलग योजना बनाई है। सुनो, यह एक कुंवारी लड़की थी जो शादी के पहले ही एक दुर्घटना की शिकार हो गई और चुड़ैल बन गई। ऋषि ने अपनी मंत्र शक्ति से उस चुड़ैल को वहाँ बुलाया और उसके साथ साथ कई भूतों को भी वहाँ प्रकट किया। हे चुड़ैल, आज तेरा स्वयंवर है, इनमें से चुन ले जो तेरा प्रियवर है। चुड़ैल ने एक एक करके सब पर निगाह डाली और एक भूत के गले में वरमाला डालकर निहाल हो गई। उन सब की विदाई हो गई। सारे कुंवारे खुशी से झूम उठे और उन्होंने ऋषि के चरणों में प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया। भूतिया कंगन। कहानी है सहारनपुर जिले के कछुआ शहर की। मालती के इकलौते बेटे धर्मेश की नई नई शादी हुई थी। मालती बहुत खुश थी। मालती की बहू ज्यूली आईने के सामने अपना रूप निहार रही थी। सब कुछ परफेक्ट है, बस हाथ खाली खाली है। कोई कंगन मिल जाते तो बात ही कुछ और होती। तभी मालती एक कंगन लेकर आई और ज्यूली को पहनाने लगी। मिल गया कंगन, सोने का खानदानी कंगन है। देखो तो कितना जच रहा है। कंगन तो बेहद खूबसूरत है, पर एक ही कंगन क्यों? दूसरा कहाँ है? जूली की बात सुनकर मालती परेशान हो गई। अपने बेटे धर्मेश के पास जाकर कहने लगी, बहू दूसरा कंगन मांग रही है, क्या करे? उसे बोलो नहीं मिलेगा। गुस्सा थूक दे बेटा, हमें कैसे भी करके उसके मायके वालों से दहेज के और 1.5 लाख हथियाने हैं। जूली को खुश तो रखना ही पड़ेगा। बात तो ठीक है, लेकिन कंगन के लिए और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लाश तो अभी सड़ी भी नहीं होगी। जूली धर्मेश के साथ सो तो गई, लेकिन रात भर उसे नींद ही नहीं आई। पूरे शरीर में भारीपन महसूस होता रहा। सोने के बाद बुरे सपने लगातार उसकी नींद खोलते रहे। ये आज अचानक क्या हो गया? सुबह गुरुजी को कॉल लगाती हूँ। सुबह हो गई। जूली ने अपने गुरु रविशंकर जी को कॉल लगाई। प्रणाम गुरुजी, कल रात से बुरे सपने आ रहे हैं। भारीपन सा महसूस हो रहा है, नींद भी नहीं आ रही। ऐसा क्या हो रहा है? तुम्हारे दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन हो रहा है। जरा बताओ कैसे परिवर्तन है? विशेषतः तुमने कुछ नया खाया पिया या फिर पहना तो नहीं? खाना पीना तो सब आपके ही मार्गदर्शन अनुसार है गुरुजी। बस सास का दिया हुआ एक कंगन पहन लिया है। हमारा अनुमान है वो कंगन ही तुम्हारी दशा का एकमात्र कारण है। उसे उतार दो और 2 दिन बाद हमें परिणामों से अवगत कराओ। गुरुजी ने कंगन उतारने की सलाह दे दी, लेकिन ज्यूली राजी नहीं थी। कंगन उतार दिया तो सास बुरा मान जाएंगी, और तो और वो दूसरा कंगन भी नहीं देंगी। ये कंगन हाथ में रहेगा तो दूसरा भी जल्द मिल जाएगा। रात होते ही धर्मेश सो गया, लेकिन ज्यूली के हालात बेहद खराब थे। रात के 12 बजे तक वो लेटी लेटी छत की ओर देखती रही। उसकी आंखें फटकर मोटी हो गई थीं। अचानक ज्यूली अपने बिस्तर से उठकर घर के पिछवाड़े आ गई, जमीन पर बैठ गई और नाखूनों से जमीन नोचने लगी। जमीन से मिट्टी हटती चली गई और ज्यूली के हाथ एक हाथ आया, जिस हाथ में सोने का वो दूसरा कंगन था। वो कंगन भी ज्यूली ने पहन लिया और बेडरूम में आकर धर्मेश के साथ सो गई। सुबह झाड़ू लगाते वक्त मालती की आंख में कचरा अटक गया, तो उसने रसोई में खड़ी ज्यूली को आवाज लगाई, बहू आंख में कचरा अटका है, जरा साफ तो कर दे। ज्यूली आई और आंख का कचरा हटाने लगी, तो मालती ने उसके हाथों में दोनों कंगन देख लिए और उसका दिल दहल गया। रहने दो, हो गया साफ। शाम को मालती धर्मेश के साथ बाबा चंगुलनाथ के मठ पहुंची। जैसे आपने कहा था वैसे ही किया था। सरला को मारकर उसके हाथ में एक कंगन छोड़ दिया था। फिर आज नई बहुरिया के हाथ में वो कंगन कैसे आया? प्रतिशोध लेना चाहती है। दिन प्रतिदिन शक्तियां बढ़ रही है।
आज रात अंतिम संस्कार कर दो, नहीं तो विपदा आ जाएगी। रात के वक्त जूली गहरी नींद से सो रही थी और धर्मेश बेचैन लेटा था। जैसे ही 12 बजे धर्मेश मालती के साथ घर के पिछवाड़े आया और दोनों मिलकर मिट्टी हटाने लगे। थोड़ी देर बाद एक लाश निकली। लाश को देखकर दोनों दंग रह गए, क्योंकि लाश के हाथ में वही कंगन चमचमा रहा था। ये फिर से इसके हाथ में कैसे? सुबह तो जूली के हाथ में मैंने देखा था। अचानक कोई जोर जोर से हंसने लगा। दोनों ने पीछे देखा तो दोनों की सांसें रुक गई। पीछे जूली खड़ी थी। उसका रवैया बदल गया था। बाल हवा में बिखर रहे थे, मुंह से पानी टपक रहा था। पागल लड़की, चल चल अंदर चल। ऐसे ना धमकाओ धर्मेश बाबू, मैं आपकी पहली बीवी सरला हूँ। जूली नहीं। ये सुनते ही मालती और धर्मेश के रोंगटे खड़े हो गए। क्या चाहती है तू? आखिर क्या चाहती है? बदला। मेरे माता पिता दहेज ना दे सके तो तुम दोनों ने मिलकर बेरहमी से मुझे दफना दिया। अब भुगतो मेरी बेरहमी का नतीजा। मालती और धर्मेश भागने लगे। सरला ने जोर जोर से हंसते हुए अपना सिर हिलाया तो मालती धर्मेश अपने आप पीछे पीछे सरकने लगे। ये क्या हो रहा है माँ? हम तो भाग ही नहीं पा रहे। सरला ने दोनों को पीछे खींच लिया और सिर को जोरदार झटका देकर दोनों को गड्ढे में गिरा दिया। सरला, माफ कर दो, माफ कर दो। बचाओ, बचाओ कोई। सरला ने मिट्टी पर नजर डाली तो मिट्टी अपने आप गड्ढे में गिरने लगी। थोड़ी ही देर में गड्ढा मिट्टी से भर गया और मालती धर्मेश दफन होकर मर गए। इस प्रकार जूली के शरीर की मदद से सरला ने खुद पर हुए अत्याचार का बदला ले लिया। शैतानी बच्चा। रात के सुनसान वक्त रिधिमा और संजीव टहलते टहलते घर से काफी दूर जंगल की तरफ निकल जाते हैं। क्या सोच रही हो रिधिमा? सोच रही हूँ हमारा क्या होगा। रिधिमा, जो हमारे हाथ में नहीं है उसे सोचने से क्या फायदा? क्या मैं कभी माँ नहीं बन सकती? हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएं? रिधिमा, 10 डॉक्टर बदल कर देख लिए, अब शहर में कौन सा डॉक्टर बचा है? तभी बच्चे के रोने की आवाज आती है। संजीव, तुम्हें रोते हुए बच्चे की आवाज सुनी? मुझे तो वो रोता बच्चा दिख रहा है। वो देखो, सड़क किनारे। दोनों बच्चे के पास जाते हैं। बेटा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है बेटे? बच्चा जवाब नहीं देता, बस रोता रहता है। रोते रोते अचानक शैतान बन जाता है। नहीं! चिल्लाती हुई रिधिमा बिस्तर पर से उठ जाती है। तेज सांसें चलने लगती हैं। क्या हुआ रिधिमा? बुरा सपना देखा क्या? बहुत बुरा। संजीव, हमने किर्शित को घर लाकर गलती तो नहीं की ना? ऐसा मत सोचो रिधिमा, किर्शित अच्छा बच्चा है। 2 दिन में कितना घुल मिल गया है। बस गूंगा है, बोल नहीं पाता। उसके माता पिता कौन है, कहाँ है? अब किर्शित हमारा बच्चा है। जो इतने प्यारे बच्चे को रास्ते पर छोड़कर चले गए, उनके बारे में हम क्यों सोचें? सो जाओ, कल किर्शित का स्कूल में दाखिला कराना है। सुबह होती है। रिधिमा, किर्शित कहाँ है? तैयार हो रहा है, आता ही होगा। किर्शित हॉल की तरफ आता है। ये लो, आ गया। बेटा, एक शूज की लेस तो खुली छोड़ दिया आपने। रिधिमा शूज की लेस बांधने झुक जाती है। तभी किर्शित रिधिमा की गर्दन को दांतों से काटने लगता है। छोड़ो किर्शित, छोड़ो। किर्शित छोड़ो। संजीव किर्शित को रिधिमा से अलग करता है। देखो, दांत के निशान तक आ गए हैं। बच्चा है या शैतान?
छोड़ दो संजीव, बच्चा ही तो है। अपना बच्चा होता तो ऐसी ही शैतानी करता। तू शैतान है, बच्चा बन के रहेगा, इंसान लाड़ प्यार दिखाएगा, लेकिन हमारा मकसद इंसान की तबाही है, तबाही। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सर ये गुंगा है। इसके डॉक्यूमेंट्स? सर ये हमें एक रात रास्ते में रोता हुआ मिला तो हमने इसे गोद ले लिया। प्रोसेस जारी है, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, मैं एडमिशन कर देता हूँ। आप डॉक्यूमेंट्स हफ्ते भर में जमा कर दीजिएगा। हरी, प्यून आता है। बच्चे को क्लास लेकर जाओ। प्यून किर्शित को लेकर जाता है। संजीव घर आता है। रिधिमा, कहाँ हो तुम? किर्शित का एडमिशन हो गया। रिधिमा। रिधिमा सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरती है। रिधिमा को देखकर संजीव चौंक जाता है। माय गॉड, ये क्या हुआ तुम्हें? रिधिमा। रिधिमा संजीव के पास आती है और संजीव को काट लेती है। छोड़ किर्शित, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। प्यून भागता हुआ आता है। शैतान काटता है, चल तेरी कंप्लेंट करता हूँ। प्यून किर्शित को लेकर हेडमास्टर के पास जाता है। क्या हुआ हरी? सर, इस बच्चे ने सोहेल को बुरी तरह से काटा, उसकी गर्दन से खून बह रहा है सर। क्या? जाओ तुम सोहन की मलहम पट्टी करो, इससे मैं देखता हूँ। प्यून चला जाता है। किर्शित, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मिस्टर संजीव को अभी फोन करता हूँ। प्यून भागता भागता आता है। सर गजब हो गया, सोहेल सारे बच्चों को काट रहा है। व्हाट? चलो। दोनों भागते भागते आते हैं और देखते हैं कि स्कूल के सारे बच्चे एक दूसरे को काट रहे हैं। सबके दांत और नाखून निकल आए हैं, हाथ पैर पर लंबे लंबे बाल उगाए हैं। माय गॉड, ये क्या हो रहा है? स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। तभी एक दांत और नाखून बढ़ी हुई, शरीर पर लंबे बाल बढ़ी हुई टीचर रोते रोते हेडमास्टर के पास आती है। मिस मेहरा, ये सब क्या है? सर, उस सोहेल ने मुझे काटा। रोते रोते टीचर हेडमास्टर के गले पड़ती है और हेडमास्टर को काट लेती है। मिस मेहरा, ये क्या किया आपने? हरी, जल्दी आओ। पुलिस, डॉक्टर, सबको फोन करो फौरन, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हरी भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी ही देर में हेडमास्टर हंसने लगता है। उसके भी दांत और नाखून बढ़ने लगते हैं और वो मिस मेहरा को काट देता है। इस प्रकार सारे बच्चे, टीचर्स एक दूसरे को काट रहे थे। इधर हरी हेडमास्टर ऑफिस आता है। वहाँ किर्शित सर झुकाए खड़ा होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हो गया। कौन हो तुम? हेलो, पुलिस स्टेशन। किर्शित हरी की गर्दन को पकड़ के लंबे दांतों और नाखूनों से हरी को काट रहा है। किर्शित पूरा शैतान बन चुका है। भगदड़ मची है। बच्चे, टीचर्स, हेडमास्टर सब एक दूसरे को काट रहे हैं, अजीब आवाजें निकाल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं। तभी स्कूल कॉरिडोर से हरी के पीठ पर बैठकर किर्शित की एंट्री होती है। लंबे दांत, नाखून और बालों से हरी एकदम डरावना दिख रहा है और किसी जानवर की तरह हाथ और पैरों से जमीन पर रेंगता हुआ किर्शित को बाहर ला रहा है। किर्शित को जानवरों की तरह अजीब आवाज निकालकर सलामी देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं। शैतानी साम्राज्य में आपका स्वागत है। आप शैतान बन चुके हो। मैं तुम्हारा राजा, शैतानों का शैतान। तुम्हें आदेश दे रहा हूँ, शहर के हर आदमी को, बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी को काट कर शैतान बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अब चलता हूँ। शैतानी साम्राज्य का नारा बुलंद रहे।
आसमान से शैतानी माँ धरती पर उतरती है, किरशित को गोद में उठा लेती है और आसमान में उड़ जाती है। मिस्टर और मिसेस सहगल, हमारे पास कल ही एक बच्चा आया है और आप लोग उसे गोद ले सकते हैं। वंदना, उसे लेकर आओ। वंदना एक बच्चे को लेकर आती है जिसने सर नीचे झुकाया हुआ है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? बच्चा ऊपर देखता है, मुस्कुराता है और कहता है, किरशित। ये कहानी है एक बहुत ही बड़े मेट्रो सिटी की, जहाँ प्रिया रहती थी। काफी खूबसूरत और यंग थी प्रिया। कुछ सालों पहले शहर में आकर सेटल हुई थी। पेशे से वो एक बैंकर थी। रोज 8 घंटे ऑफिस का काम और बाकी बचा टाइम आराम ही आराम, क्योंकि ना तो उसकी शादी हुई थी और उसके मम्मी पापा भी भैया भाभी के पास थे। मतलब प्रिया अपने आप को ठीक ठाक वक्त दे पाती थी। इन दिनों प्रिया एक किताब पढ़ रही थी जिसमें एक पॉइंट उसे बार बार परेशान कर रहा था। दरअसल वो किताब एक मशहूर लेखिका ने सांपों के बारे में लिखी थी। सुदर्शन, कल मैंने तुम्हारी दी हुई किताब में पढ़ा, उसमें लिखा था कि ये जो कोबरास मतलब नाग होते हैं ना, उनकी कुछ प्रजातियों में ऐसा पाया जाता है कि वो इच्छाधारी होते हैं। मतलब अगर वो लंबे समय तक बिना नागिन में उलझे हुए कुछ साल सीधी चाल भटकते रहे तो फिर जमीन पर रेंगते रेंगते ही अचानक दिव्य बन जाते हैं और फिर जब चाहे तब वो इंसानी रूप में आ सकते हैं, इंसानी मादा को जीतने। कहाँ तुम इन बातों को मानती हो? अरे पढ़कर छोड़ दिया करो ऐसी बातें। नहीं सुदर्शन, मेरी लाइफ में ऐसा ही इच्छाधारी नाग है। What? मतलब वो नाग है कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन वो इच्छाधारी जरूर है। प्रिया तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंशित नाम का एक लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ। इतना खूबसूरत है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। प्रिया, क्या किया अंशित ने? दरअसल बात ऐसी थी कि प्रिया जब एक पार्टी में गई थी तो वहाँ उसकी मुलाकात अंशित से हुई। अंशित एक बहुत ही हैंडसम लड़का था, जिसे देखते ही प्रिया ने प्रपोज कर दिया और फिर दोनों काफी करीब आ गए। अंशित करीब आया, ये प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती? अंशित मुझे कभी किस नहीं करता। फिर वो उसकी प्रॉब्लम है। अंशित जिस लड़की को किस करता है वो मर जाती है सुदर्शन। अब ये सुनकर सुदर्शन जोरदार शॉक्ड हो गया। What? प्रिया एक दिन सुदर्शन को अंशित के पास ले गई और सुदर्शन ने अंशित को देखा तो उसका माथा ही घूम गया। अंशित नीचे से सांप बनता जा रहा था और ऊपर से इंसान था। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? क्या करे सर, मेरी कोई इच्छा ही काम नहीं कर रही। पहले जिस चीज को होठों से लगाता था वो खत्म हो जाती थी, अब तो मेरे अंदर से इंसान ही खत्म हो रहा है। मैं जानवर बन रहा हूँ, और वो भी कौन सा? तो सांप। डोंट वरी माय बॉय, सब ठीक हो जाएगा। मुझे टेंशन इस बात की नहीं है सर कि मेरा क्या होगा, मुझे टेंशन है कि मेरे बाद प्रिया का क्या होगा। सुदर्शन ने इमीडिएटली उस किताब की ऑथर रंजना का एड्रेस निकाला और सुदर्शन प्रिया को लेकर रंजना के पास आया। देखिए, मैंने आपसे अभी आपके बॉयफ्रेंड अंशित के बारे में सुना और आपको मुझे ये बताते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि वो आपसे लगातार झूठ बोल रहा है। यही ना कि वो छिपा रहा है कि वो इच्छाधारी नाग है, वो तो हमें भी पता है। नहीं, उसका जो खतरनाक झूठ है वो ये है कि वो आपसे प्यार करता है। ये सुनकर तो प्रिया के साथ साथ सुदर्शन भी हिल गया। मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो प्रिया को हद से ज्यादा चाहता है। तकलीफ में भी बस प्रिया के बारे में ही सोच रहा है। जानवर अपनी फीमेल को हद से ज्यादा नहीं चाहते। हमारी वाली हदें उन्हें लागू नहीं होती। वो बस फ्लेवर लेते हैं और मौसम टूटते ही छोड़ देते हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है। मतलब वो आपको अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है, क्योंकि वो इच्छाधारी है और इच्छा पूरी करने के लिए अलग अलग ढोंग रच रहा है। और सेम यही एक्सपीरियंस प्रिया ने रात को लिया जब वो पूरी तरह सो रही थी। तब अंशित अचानक भयानक सा नाग बन गया और प्रिया से लिपट गया। वो प्रिया के होठों को डसना चाहता था, लेकिन डस नहीं पाया। प्रिया झट से जाग गई और उसने नाग को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। काटो मुझे, मार डालो, क्यों रुके हो, मार डालो। नाग वापस आधा इंसान बन गया। माफ कर दो प्रिया,
पता नहीं मुझे ऐसा क्या हो गया, मुझसे रहा ही नहीं गया। मैं जानती हूँ क्या इरादे हैं तेरे। मुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है ना तू। अंशित गुस्सा हो गया, काफी ज्यादा भयानक दिखने लगा और जोर से चिल्लाया, हाँ, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ अपने साथ, अपनी दुनिया में। मैं करीब 100-2 साल बिना नागन के रेंगता रहा। अब इच्छाधारी बनने के बाद ऐसी नागन पाना चाहता हूँ जो बस मेरी हो और किसी की नहीं। ऐसा कहकर अंशित जोर जोर से हंसते हुए हमला करने ही वाला था कि तभी सुदर्शन ऑथर रंजना को लेकर वहां आया। रंजना ने झट से फूंक मारी और अंशित इच्छाधारी नाग से नाग की छोटी सी गोली बन गया। रंजना ने वो गोली उठाकर एक शीशी में भर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रंजना, लेकिन आप इसे इच्छाधारी नाग की गोली बनाकर क्या करेंगी? रंजना मुस्कुराते हुए बोली, डोंट वरी, ऐसे सैकड़ों नागों से रोजाना रात खेलती हूँ मैं। और फिर रंजना झूमती हुई निकल गई। आगे उस इच्छाधारी नाग अंशित का क्या हुआ पता नहीं, लेकिन सुदर्शन ने तो अपनी प्रिया बचा ली। अंधी चुड़ैल। एक शहर था। उस शहर में एक अंधी चुड़ैल रहती थी। उस चुड़ैल की दोनों आंखें गायब थी। उसे कुछ भी नहीं दिखता था। मैं जानती हूँ तुम सब यहाँ छिपे हो। मैं देख नहीं सकती, इसका फायदा उठाते हो, लेकिन तुम मुझसे नहीं बच सकते। छिपे हुए लोग चुड़ैल अपनी ओर आते देख सांस रोक लेते हैं, कांपने लगते हैं, भागते हैं। कोई जमीन पर चुपचाप लेट जाता है। चुड़ैल का पैर उस पर गिरता है। वो उसे पकड़ने जाती है। वो भागने लगता है। मुझसे होशियारी, लेकिन मुझे इस खेल में मजा आ रहा है। देखती हूँ कहाँ तक भागते हो। चुड़ैल भागते हुए आदमी की ओर हाथ बढ़ाती है तो उसका हाथ बढ़ने लगता है। आदमी हाथ से बचने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसे पकड़ लेती है और अपनी ओर खींच लेती है। बड़े मिलखा बन रहे थे, अब भाग के दिखा। छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ, क्या क्या चाहिए तुम्हें? क्यों पकड़ा है मुझे? पहले तो मैं तुम्हारी आंखें नोच कर अपने आप को लगा लूंगी, फिर तुम्हें ले जाकर खा जाऊंगी। चुड़ैल उस आदमी की दोनों आंखें नोच लेती है। आदमी दर्द से चीखने लगता है। चुड़ैल वो आंखें अपने आप को लगा लेती है। अरे वाह, बड़ी अच्छी आंखें हैं तुम्हारी। मुझे तो बहुत साफ साफ दिख रहा है। चल, अब मेरे भोजन का समय हो गया। चल चल, घर चल। चुड़ैल आदमी को अपनी पीठ पर लादकर घर ले जाती है और उसे खा जाती है। चुड़ैल आंखें लगाकर देख तो पाती थी, लेकिन एक दिक्कत थी। उसकी लगाई आंखें सिर्फ 24 घंटों तक ही काम करती थी। 24 घंटों बाद आंखें खराब हो जाती और चुड़ैल फिर से अंधी हो जाती थी। फिर क्या था, अंधी चुड़ैल फिर मार्केट जाती और किसी आदमी की आंख नोचकर फिर से नई आंखें लगा लेती। फिर पूरे मार्केट में चुड़ैल का आतंक फैल जाता है और दुकानदार मार्केट बंद करने का निर्णय लेता है। भाइयों, वो अंधी चुड़ैल रोज आ रही है और किसी ना किसी को उठा के ले जाती है। डर के मारे कस्टमर्स भी मार्केट में नहीं आ रहे, क्या किया जाए? जब तक चुड़ैल का कोई इलाज नहीं होता, हमें मार्केट बंद करना होगा। हाँ, हमें मार्केट बंद करना ही होगा। इस प्रकार दुकानदार मार्केट बंद कर देते हैं और पूरे मार्केट में सन्नाटा छा जाता है। रात होती है। चुड़ैल मार्केट आती है तो मार्केट में कोई भी नहीं होता। चुड़ैल बहुत ढूंढती है पर उसे कोई भी आदमी नहीं मिलता। लगता है मार्केट बंद करवा दिया है। अब मेरा क्या होगा? मुझे आँख और खाना कैसे मिलेगा? चलो ढूंढती हूँ, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। चलते चलते चुड़ैल एक हॉस्पिटल में पहुंचती है। चुड़ैल को देखकर सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं।
चुड़ैल डॉक्टर के केबिन में आती है। डॉक्टर कांपने लगता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी आंखें चाहिए। ऐसा कहकर चुड़ैल डॉक्टर को पकड़ लेती है। छोड़ दो मुझे। तुझे छोड़ा तो मुझे आंखें कैसे मिलेंगी? हाँ, मैं दूंगा तुम्हें आंखें। मैं आंखों का डॉक्टर हूँ। ओह ठीक है, मैं रोज आऊंगी। मुझे 2 आंखें और खाने के लिए एक मरीज भी चाहिए। अगर गद्दारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल डॉक्टर को छोड़ देती है। डॉक्टर चुड़ैल को 2 आंखें देता है और चुड़ैल एक मरीज पीठ पर उठाकर चली जाती है। इस तरह चुड़ैल रोज डॉक्टर के पास आती। डॉक्टर किसी मरीज की आंखें निकाल कर चुड़ैल को लगा देता और मरीज चुड़ैल को सौंप देता। एक दिन डॉक्टर का साइंटिस्ट दोस्त डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर, मैं मृत्यु के बाद अपनी आंखें हॉस्पिटल में दान करना चाहता हूँ। उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे तुम यहाँ क्यों आए? तुम अपनी आंखें किसी दूसरे हॉस्पिटल में दान करो। क्या बात है डॉक्टर, परेशान लग रहे हो? डॉक्टर साइंटिस्ट को चुड़ैल के बारे में बताता है। तुम चिंता मत करो डॉक्टर, मैं चुड़ैल के लिए ऐसी आंखें बनाऊंगा कि वो देखती रह जाएगी। फिर साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करके चुड़ैल के लिए आंखें बनवाता है और आंखें लेकर डॉक्टर के पास आता है। ये लो डॉक्टर, ये आंखें चुड़ैल को लगवा देना। ये कैसी आंखें हैं? ये आर्टिफिशियल आंखें हैं। इसमें कैमरा है जिसकी वजह से चुड़ैल देख पाएगी। इसमें एक और खास बात है। खास बात? वह क्या है? इन आंखों में मैंने माइक्रो बम फिट करवा दिया है जिसका रिमोट मेरे पास है। तभी चुड़ैल आती है। साइंटिस्ट छिप जाता है। डॉक्टर, आंखें तैयार हैं कि नहीं? हाँ तैयार है, आप लेट जाइए। चुड़ैल लेट जाती है। डॉक्टर साइंटिस्ट की दी हुई आंखें चुड़ैल को लगाता है। ये कैसी आंखें हैं डॉक्टर? बड़ी तेज रोशनी है इसमें। वो एक छोटे बच्चे की आंखें, इसलिए ज्यादा तेज है। ठीक है, चलती हूँ, कल तैयार रहना। ऐसा कहकर चुड़ैल चली जाती है। चुड़ैल चली गई है साइंटिस्ट, बाहर आ जाओ। साइंटिस्ट बाहर आता है। फिर डॉक्टर और साइंटिस्ट चुड़ैल का पीछा करते हुए हॉस्पिटल के बाहर आते हैं। अब हम ब्लास्ट कर सकते हैं। ऐसा कहकर साइंटिस्ट रिमोट निकालता है और बटन दबाता है। चुड़ैल की आंखों में टिम टिम आवाज आने लगती है। अरे अरे, ये टिक टिक आवाज कैसी? तभी बड़ा धमाका होता है और चुड़ैल के चीथड़े उड़ जाते हैं। साइंटिस्ट की होशियारी से चुड़ैल मर जाती है और सारा शहर चुड़ैल के चंगुल से मुक्त हो जाता है। बहुत समय पहले एक गांव होता था। उस गांव में बहुत कम लड़कियां थी, जिस वजह से उस गांव के बहुत सारे लड़कों की शादी नहीं हो पा रही थी और वो सभी कुंवारे थे। एक दिन उस गांव के एक लड़के मंगल ने तय किया कि वो दूसरे गांव जाएगा और वहां से किसी लड़की को पसंद करके उससे शादी करेगा। माँ, मैं दूसरे गांव से जल्द ही आपके लिए सुंदर सी बहू लेकर आऊंगा। मंगल दूसरे गांव की तरफ चल दिया। चलते चलते वो एक घने जंगल में जा पहुंचा। अगर मैं पक्के रास्ते से जाऊंगा तो दूसरे गांव पहुंचने में मुझे 2 दिन लग जाएंगे, और अगर मैं जंगल के रास्ते गया तो मैं एक ही दिन में दूसरे गांव पहुंच जाऊंगा। ये सोचकर वो जंगल के रास्ते से चल दिया। मैं उस गांव की सबसे सुंदर लड़की से शादी करूंगा। वो ये सोचता हुआ जा रहा था, तभी अचानक एक सुंदर सी लड़की भागती हुई उसके सामने आई। मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। कौन हो तुम? मेरा नाम मंजू है, मुझे बचा लो। तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। मंगल मंजू को साथ लेकर वहीं पेड़ के पीछे छिप गया। वो लोग वहाँ आए और कुछ देर ढूंढने के बाद वहाँ से चले गए। थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। वो लोग मुझे शहर से उठा कर लाए थे और मुझे जलाकर मेरी बलि देना चाहते थे। तुम चिंता मत करो, आओ मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरे घर में कोई नहीं है। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम मंगल है।
और मैं पास ही के गांव में शादी के लिए लड़की ढूंढने जा रहा हूँ। और फिर मंगल कुछ सोचकर बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप बहुत अच्छे इंसान लगते हैं, इसीलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मंगल बहुत खुश हुआ और वो मंजू को लेकर अपने घर लौट आया। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया। भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। और फिर बड़ी धूमधाम से मंगल और मंजू की शादी हो गई। शादी के अगले ही दिन वो दोनों हनीमून के लिए नैनीताल चले गए। सारा दिन घूमने के बाद वो दोनों बहुत थक गए। मंगल ने मंजू से कहा, तुम होटल जाकर आराम करो, मैं बाजार से कुछ सामान लेकर आता हूँ। मंजू मान गई। वो होटल लौट आई और मंगल बाजार चला गया। कुछ समय बाद मंगल होटल में आया, लेकिन जैसे ही वो होटल के कमरे में आया वो हैरान रह गया। मंजू खुले बालों के साथ शीशे के सामने बैठी थी और शीशे में उसका चुड़ैल वाला भयानक रूप दिखाई दे रहा था। तुम चुड़ैल हो? चलो, अब तुम्हें पता चल ही गया तो अब मुझे छिपने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, मैं चुड़ैल हूँ। मेरा नाम मंजू नहीं, मंजूलिका है। मंजूलिका चुड़ैल। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उस दिन वो लोग मुझे जलाकर मारने वाले थे, तभी मैंने तुम्हें देखा और तुमसे मदद मांगी। और फिर जब तुमने मुझसे शादी करने के बारे में पूछा तो उन लोगों से बचने के लिए मैं तुमसे शादी करने के लिए मान गई। लेकिन तुम चुड़ैल हो, मैं एक चुड़ैल से शादी कैसे कर सकता हूँ? हमारी शादी हो चुकी है, अब तो बस हनीमून बाकी है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हनीमून नहीं मना सकता। हनीमून तो तुम्हें मनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है, अच्छे से सोच लो। तुम्हें मेरे साथ हनीमून मनाना है या फिर मरना है। ये मैं कहाँ फंस गया? इससे अच्छा तो मैं गांव के बाकी लड़कों की तरह कुंवारा ही रहता। अब मैं इस चुड़ैल से कैसे बचूंगा? तभी उसे एक आइडिया आया। अगले दिन सुबह सुबह चुड़ैल ने उससे पूछा, तो तुमने क्या सोचा, मरना है या हनीमून मनाना है? मैं तुम्हारे साथ हनीमून मनाने के लिए तैयार हूँ। सच? हाँ। मंगल उसे होटल से दूर एक पहाड़ी पर ले गया और उससे बोला, तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। मुझे तोहफे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही चुड़ैल ने आंखें बंद की, मंगल ने पेट्रोल की कैन उस पर पलट दी, एक माचिस की तीली जलाकर चुड़ैल पर फेंक दी और चुड़ैल आग में जलने लगी। ये तुमने क्या किया? ये क्या किया तुमने? तुम्हें मार दिया। पर तुम्हें कैसे पता था कि जलने से मेरी मौत होगी? कल रात तुमने ही मुझे बताया था कि जंगल में उस दिन वो लोग तुम्हें जलाकर मारने वाले थे। बस मैं समझ गया कि तुम्हें जलाकर मारा जा सकता है। इस तरह मंगल ने चुड़ैल को जलाकर राख कर दिया और चुड़ैल के हनीमून का अंत हो गया। भूतिया क्लासमेट। कहानी है पूना की। आयुष पूना के डी.के. पाटिल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसका 12वीं तक का पूरा एजुकेशन भी डी.के. पाटिल कॉलेज से ही हुआ था। आयुष IAS बनना चाहता था और कॉलेज की लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ता था। एक दिन आयुष ने लाइब्रेरियन से पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। शायद कोई लेके गया है। आयुष चौंक गया क्योंकि उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला कॉलेज में कोई दूसरा नहीं था। आयुष दूसरा न्यूज़पेपर उठाकर अपनी जगह बैठ गया। तभी उसका ध्यान गया कि उसके साइड में बैठा एक लड़का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था। आयुष ने लड़के से पूछा, IAS की तैयारी कर रहे हो? हाँ।
क्या नाम है तुम्हारा? मेहुल, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। अरे फिर तो हम क्लासमेट्स हैं। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। 12वीं तक कहाँ थे? इसी कॉलेज में था। मैंने देखा है तुम्हें। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इस प्रकार दोनों बातें करते गए और जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों रोज दिन रात एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने लगे। एक दिन आयुष कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्त नेहा और वरुण के साथ था। क्या लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई करते हो? अकेले बोर नहीं होते? मैं अकेला थोड़ी रहता हूँ, मेहुल भी तो रहता है। कौन मेहुल? अरे वो जो मेरे बगल में बैठता है, अपना क्लासमेट है, मेरे साथ हर लेक्चर अटेंड करता है। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी किसी मेहुल को नहीं देखा। क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी उसे यहाँ बुलाता हूँ। आयुष ने मेहुल को कॉल लगाया तो मेहुल का मोबाइल स्विच ऑफ था। आयुष परेशान हो गया तो नेहा बोली, ठीक है बाबा, होगा कोई मेहुल। वैसे भी मेरा ध्यान मेहुल पर नहीं वरुण पर रहता है। ऐसा कहकर नेहा वरुण से लिपट गई और आयुष भी फ्री हो गया। एक रात आयुष और मेहुल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी। लाइब्रेरियन को नींद आ गई और उसने आयुष से कहा, भाई आयुष, अब लाइब्रेरी तुम ही संभालो, मैं चला। तुम्हारा हो जाए तो नीचे चपरासी को ताला लगाने को बोल देना। लाइब्रेरियन चला गया और आयुष मेहुल के साथ फिर से किताब में खो गया। पढ़ते पढ़ते अचानक आयुष का ध्यान मेहुल की किताब पर पड़ा तो वो चौंक गया, क्योंकि वो किताब बिल्कुल कोरी थी। आयुष ने मेहुल की किताब छीन ली और उसके पन्ने पलटे तो किताब में एक भी अक्षर नहीं था। किताब पूरी कोरी है और तुम 2 महीनों से यही किताब पकड़े बैठे हो। चक्कर क्या है भाई? ऐसा कहकर आयुष ने अपने बगल में देखा तो मेहुल वहां था ही नहीं। ये देखकर आयुष काफी डर गया। मेहुल कहाँ गायब हो गया? नेहा भी कह रही थी उसने मेहुल को कभी देखा नहीं। लाइब्रेरियन भी लाइब्रेरी की जिम्मेदारी मुझे दे गया। वो मेहुल को भी तो दे सकता था। क्या इन लोगों ने मेहुल को कभी देखा ही नहीं? क्या मेहुल सच में नहीं है? ये किताब, ये मेहुल का गायब होना, ये सब क्या है? अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइट चली गई और आयुष और ज्यादा डर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लाइट का वेट करने लगा। अचानक लाइट आ गई। आयुष खुश हो गया। उसने आंखें खोली, लेकिन जब उसने बगल में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके बगल में मेहुल का डरावना भूत बैठा था। मेहुल, ये सब क्या है? मेहुल नहीं, मेहुल का भूत। और यह जो तू देख रहा है इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, बस तू है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। याद कर वह 1 साल पहले की HSC एग्जाम जिसमें तुमने एक लड़के को चीटिंग करते पकड़ा था। ये सुनकर आयुष 1 साल पीछे गया तो उसे बायोलॉजी का एग्जाम याद आया। सर, ये चीटिंग कर रहा है। ए, चल खड़ा हो जा। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर। 2 मिनट के अंदर निकल जा यहाँ से, नहीं तो HSC एग्जाम से रस्टिकेट हो जाएगा। जानता है एग्जाम हॉल से बाहर आते ही मैंने क्या किया? तू कैसे जानेगा? तू तो एग्जाम में बिजी था। मैं बिल्डिंग से नीचे कूदकर मर गया और अब तुम्हें मारने आया हूँ। देखो मेहुल, माना कि गलती मेरी है, पर तू भी तो गलत था ना। चीटिंग कर रहा था। चीटिंग गलत है। नहीं, अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है। ये सुनकर आयुष डर गया। क्या करने वाला है तू? मेहुल ने आयुष का गला पकड़ लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। आयुष लाइब्रेरी के 5वें मंजिल से जमीन पर गिरते ही मर गया और मेहुल लाइब्रेरी की खिड़की से उसकी लाश को मुस्कुराते हुए देखता रहा। इंसान खाने वाला भूतिया परिवार। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक भूतिया परिवार रहता था। भूतिया परिवार में मम्मी भूत, पापा भूत और उनका एक छोटा सा बेटा भूत थे। वो जंगल के जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। आज मैं हमारे लिए हाथी लेकर आया हूँ।
आज हम हाथी खाएंगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन भूत के बेटे ने कहा, भूत पापा, मैं रोज रोज कभी हाथी तो कभी हिरन खाकर बोर हो गया हूँ। अब मुझे कुछ और खाना है। लेकिन हर जंगल में तुम्हें यही जानवर खाने को मिलेंगे। ऐसा है तो हम शहर चलते हैं, वहाँ हम मोटे मोटे मुलायम मुलायम इंसान खाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हम शहर जाएंगे और इंसान खाएंगे। उसी रात वो तीनों शहर के लिए निकल गए। तीनों भूत गाते हैं, हम शहर जाएंगे, शहर में इंसान खाएंगे। हम शहर जाएंगे, हम शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे। शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ इंसान ही इंसान है। पापा भूत, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। हाँ, यहाँ तो छोटे बड़े पतले मोटे कई तरह के इंसान हैं। बहुत मजा आया। और फिर वो तीनों वहीं पार्क के पास ही बने एक खाली खंडर में रहने लगे। अब भूत पापा रोज पार्क से एक इंसान उठाकर ले आता और वो तीनों उसे बड़े मजे से खाते। ये इंसान तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पेट भर कर खाओ भूत बेटे, क्योंकि शहरों में इंसान कभी खत्म नहीं होते। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी ने नोटिस किया कि पार्क में अब कम लोग आने लगे हैं। ये सोचकर वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गया। मुझे लगता है कि पार्क में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पार्क में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। फिर जब अगले दिन उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान रह गए। कैमरा में साफ दिख रहा था कि एक इंसान हवा में उड़ता हुआ पार्क से बाहर जा रहा है। सेक्रेटरी साहब, ये इंसान ऐसे उड़ता हुआ इस खंडर में क्यों चला जा रहा है? मुझे लगता है कि इसे कोई भूत लेकर जा रहा है। अब मुझे तो लगता है इसे कोई भूत लेकर जा रहा है, और लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे? अब मैं तो सिर्फ इंसानों को पकड़ना जानता हूँ, मुझे भूतों को पकड़ना नहीं आता। इसलिए माफ कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सोसाइटी के सेक्रेटरी निराश हो गए और वहाँ से चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं क्या करूं? सोसाइटी के लोगों को बताया तो वो घबरा जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरी तरफ रोज पार्क में एक इंसान गायब होता रहा। अब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोसाइटी के सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी बात बताई और कहा, ये भूत पार्क के पास वाले खंडर में रहता है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भूत का हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें ये सोसाइटी छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन हम इतनी बड़ी सोसाइटी छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? लेकिन यहाँ रहे तो भूत हमें खा जाएगा। हाँ, मगर सोसाइटी को छोड़कर भागना गलत होगा। मुझे लगता है कि हमें उन भूतों को यहीं से भगाना चाहिए। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। और फिर आइडिया के अनुसार उन्होंने पूरे पार्क में पोस्टर लगवा दिए कि अगले हफ्ते सेक्रेटरी साहब का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर सेक्रेटरी साहब भूत का बना केक काटना चाहते हैं। इसलिए जो भी भूत पकड़ कर लाएगा सेक्रेटरी साहब उसे ₹1,00,000 देंगे। जब ये बात भूतिया परिवार को पता चली तो वो बहुत डर गए। ये इंसान तो बहुत खतरनाक है। ये तो हम भूतों का केक बनाकर खाते हैं। अगर हम इन इंसानों के हाथ लग गए तो ये हमारा केक बनाकर खा जाएंगे। पापा भूत, मम्मी भूत, मुझे इन इंसानों से डर लग रहा है। मुझे वापस जंगल जाना है। पापा भूत, मुझे वापस जंगल ले चलो। मैं रोज रोज हाथी ही खा लूंगा और कभी जंगल के खाने से बोर नहीं होऊंगा।
रो मत बेटे भूत, हम अभी वापस जंगल चलते हैं। और इस तरह सोसाइटी के लोगों के एक झूठ से डरकर भूतिया परिवार वापस जंगल लौट गया और सोसाइटी वालों को भूतिया परिवार से मुक्ति मिल गई। गर्ल्स हॉस्टल में भूत। बहुत समय पहले किसी शहर में एक गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था, जहां कॉलेज पढ़ने वाली बहुत सी लड़कियां रहती थीं। एक दिन उस हॉस्टल में अमेरिका से मोनिका नाम की एक NRI लड़की रहने के लिए आई। मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए एक रूम चाहिए। कितने दिन के लिए? जब तक मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक के लिए। अब मोनिका बाकी लड़कियों के साथ हॉस्टल में रहने लगी। एक दिन मोनिका रात के समय अपने रूम में सोने ही लगी थी कि तभी उसे कुछ आवाज आई। उसने बाहर आके देखा तो वहाँ कोई नहीं था। यह तो कोई नहीं है, और वो अपने कमरे में चली गई। अगले दिन वो कुछ लड़कियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। तभी सोनिया ने कहा, मैं तो जल्द ही यह हॉस्टल छोड़कर कहीं रहने चली जाऊंगी, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है। हाँ, यहाँ रात को बहुत डरावनी आवाजें आती हैं। मैंने भी कुछ आवाज सुनी थी, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है? तुम नहीं जानती, ये हॉस्टल हॉन्टेड है। हाँ, लोग कहते हैं कि बहुत सालों पहले इस हॉस्टल की जगह पर एक तांत्रिक था जो काले जादू के इस्तेमाल से आत्माओं को कैद करता था। कहते हैं वो तांत्रिक मर गया, लेकिन वो आत्माएं आज भी भूत बनकर यहीं भटकती हैं। ये तुम क्या कह रही हो? तांत्रिक आत्मा हॉन्टेड? ये सच है मोनिका, हम सब जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह मोनिका ने बाकी लड़कियों की बात को मजाक में उड़ा दिया। उसी रात मोनिका अपने कमरे में सो रही थी, तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आई और वो उठकर बैठ गई। लगता है वो भूत फिर आ गया। उसने कमरे से बाहर आकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। लगता है वो भूत ही मुझसे डर गया। ये कहकर मोनिका जैसे ही दरवाजा बंद करने लगी, उसे दूर से एक परछाई दिखाई दी। ये किसकी परछाई है? वो परछाई के पीछे चल दी। जैसे जैसे वो परछाई की तरफ जा रही थी, परछाई उससे दूर होती जा रही थी। फिर अचानक परछाई बहुत बड़ी हो गई। ये परछाई बहुत बड़ी हो गई, लेकिन ये परछाई है किसकी? ये सोचकर वो परछाई की तरफ भागने लगी। भागते भागते वो हॉस्टल की खुली छत पर आ गई। खुली छत पर आते ही परछाई गायब हो गई। ये परछाई कहाँ गायब हो गई? चलो, उसे जहाँ जाना था चली गई, मैं जाकर सो जाती हूँ। और ऐसे एक बार फिर मोनिका हॉस्टल में रात को होने वाली हलचल को अनदेखा कर अपने कमरे में आकर सो गई। अगले दिन जब वो हॉस्टल की कुछ लड़कियों के साथ बैठी थी, तब सोनिया ने कहा, मोनिका, हमने नया हॉस्टल देख लिया है, हम सभी कल सुबह वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या तुम लोग सच में ये हॉस्टल छोड़ के जा रहे हो? हाँ, यहाँ रहे तो हमें वो भूत मार देगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये भूत वूत जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन तुम लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। मोनिका, वो सब हमें नहीं पता। हम कल सुबह यहाँ से शिफ्ट होंगे, अगर तुम्हारा मन बन जाए तो तुम भी आ जाना। एक बार फिर मोनिका अपने कमरे में सो रही थी, तभी एक बहुत बड़ा और भयानक भूत उसके सामने आ गया। मोनिका, आंखें खोलो, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। कौन है? अचानक इतने डरावने भूत को अपने सामने देखकर मोनिका डर गई। तुम कौन हो? और मेरे कमरे का दरवाजा तो बंद था, तुम अंदर कैसे आए? मैं भूत हूँ और कोई दरवाजा हम भूतों को नहीं रोक सकता। भूत! 2 दिन से मैं तुम्हें यकीन दिला रहा हूँ कि तुम इंसानों की तरह हम भूत भी असली होते हैं, लेकिन तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो। तो मैंने सोचा आज मैं तुम्हें भूतों से मिलवा ही देता हूँ। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो, प्लीज। भूत ने मोनिका का हाथ पकड़ा
और वो उसे अपने साथ लेकर गायब हो गया। भूत मोनिका को साथ लेकर जमीन के अंदर बने एक पुराने खंडहर में आ गया। मेरे घर में स्वागत है। बताओ क्या लोगी, शेर का खून या इंसान की खोपड़ी? मुझे कुछ नहीं लेना, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज लेट मी गो प्लीज। हिंदी में बात कर डोनाल्ड ट्रम्प की भतीजी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं मानती हूँ कि बहुत होते हैं। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। जैसे इंसान होते हैं वैसे ही भूत होते हैं।